Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जब से हुए तब से बड़ी बहस छिड़ी, बड़ी चर्चा छिड़ी, जब कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का आरोप लगाती रही कि इस चुनाव में दरअसल धोखाधड़ी हुई, धांधली हुई, गड़बड़ी हुई। ऐसे तरह तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए। राहुल गांधी ने भी खुले मंचों से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए। 12 जून को इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को खत लिखकर उन्हें आमंत्रित किया, कहा कि जो आपने आरोप लगाए हैं उस पर चर्चा के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। लेकिन आज 13 दिन बाद राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन नहीं गए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक जवाब भेजा गया है। इस जवाब में कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि उन्हें महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी दी जाए, साथ ही वोटिंग डे की वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई जाए। कांग्रेस ने कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग उन्हें डेटा भेज देता है तो उसकी जांच पड़ताल करके इसी से चर्चा के लिए तैयार है। इसके बाद कांग्रेस का कहना है कि इस डेटा की कांग्रेस पार्टी जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद वो चर्चा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आने वाले समय में ऐसा भी मुमकिन, ऐसी भी संभावना नजर आती है जहां राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन के सदस्य आमने सामने होकर इन आरोपों पर बातचीत करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को जो पत्र लिखा उसमें क्या क्या जिक्र किया गया। कांग्रेस ने जो पत्र लिखा उसमें कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर 2024 से लेकर अब तक कई बार कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने मीडिया के माध्यम से चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में वोटर्स की संख्या में अचानक इजाफा हुआ। पत्र में कहा गया कि मई में हुए महाराष्ट्र के 2024 के लोकसभा चुनाव और नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों के बीच जितने नए मतदाता जुड़े हैं उतने तो 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच पिछले 5 साल में नहीं जोड़े गए थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इसे समझना बहुत मुश्किल है। ये नए मतदाता कौन है और कहां से आए हैं। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने 12 जून को जो राहुल गांधी को खत लिखा था उसमें ये बताया था कि चुनाव देश में पारदर्शी होते हैं। कहा था कि भारत की संसद के पारित इलेक्टोरल लॉ, उसके नियमों और समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशों के जरिए बहुत सख्ती से देश में चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। चुनाव आयोग ने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सेंट्रलाइज्ड आयोजित की जाती है। इसमें ईसी के नियुक्त 1,186 से ज्यादा BLO, 288 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 139 जनरल ऑब्जर्वर, 41 पुलिस ऑब्जर्वर, 71 खर्च ऑब्जर्वर और 288 रिटर्निंग अधिकारी और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के नियुक्त 1,08,026 बूथ स्तरीय एजेंट शामिल हैं। इनमें कांग्रेस के 28,421 एजेंट शामिल हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की फिक्सिंग अब बिहार में होगी, फिर वहां होगी जहां भाजपा हारती दिख रही हो। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी एक पोस्ट साझा किया था। उसमें उन्होंने कहा था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 5 महीनों में 8% वोटर बढ़ गए थे। कुछ बूथों पर 20 से 50% तक वोटर बढ़े। BLO ने अज्ञात लोगों के वोट डालने की खबर दी। मीडिया ने बिना वेरिफिकेशन पते वाले हजारों मतदाताओं का पता लगाया। इस पर चुनाव आयोग चुप है। क्या ये मिली भगत है? ये अलग अलग गड़बड़ियां नहीं हैं, ये वोटों की चोरी है। इसे छिपाना ही कबूलनामा है। इसीलिए हम मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट और CCTV फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग कर रहे हैं। उधर जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया था तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से भी खंडन आया था। उन्होंने कहा था, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। ये साफ है कि महाराष्ट्र में आपकी पार्टी की अपमानजनक हार का दंश
दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। आप कब तक अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे? ये कहते हुए फडणवीस ने वो सीटें गिनवाई जहां वोटर्स बढ़े और कांग्रेस और उनके सहयोगी जीते। ऐसी सीटों में उन्होंने जिक्र किया पश्चिमी नागपुर का, जहां पश्चिमी नागपुर में वोटर्स में 7% की वृद्धि हुई, यानी 27,000 से ज्यादा मतदाताओं की वहां कांग्रेस के विकास ठाकरे जीते। उत्तर नागपुर का जिक्र आया जहां 7% की वृद्धि हुई, यानी करीब 30,000 मतदाताओं की वृद्धि हुई। यहां कांग्रेस के नितिन राउत जीते। वहीं पुणे में वडगांव शेरी में 10% की बढ़ोतरी दिखी, जहां शरद पवार गुट के बापू ठाकरे ने जीत हासिल की। मुंब्रा में 9% की वृद्धि के साथ शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड ने जीत दर्ज की थी। तो ये थी पूरी कहानी। कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब दिया गया, क्या राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन आमने सामने होंगे, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। कोई ऐसा भी तरीका है हैकिंग का जिसके जरिए हम किसी को कोई ओटीपी ना दें, किसी लिंक को क्लिक ना करें, उसके बावजूद भी मेरा फोन, मेरा वेबसाइट या मेरा कोई अकाउंट या मेरे अकाउंट से पैसे उड़ाए जा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसे आप ओटीपी पे आ जाते हैं, ओटीपी चुराने के कई सारे तरीके हैं जिसमें आप बिना आपसे पूछे ओटीपी निकाला जा सकता है। कैसे? और आप यदि गौर से देखेंगे किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड का केस, उसमें दो चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। एक तो क्रिमिनल ने कभी आपका पासवर्ड नहीं मांगा होगा। क्रिमिनल कभी ऐसा नहीं कहेगा जरा अपना बैंक का पासवर्ड दीजिए, आपको हाँ हाँ लिखिए ना ये है, क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो 5 मिनट लगेगा समझने में, क्योंकि कैपिटल है, स्मॉल है, नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक है, क्या है वो। वाईफाई का पासवर्ड मांगने में 4 बार गलती कर देते हैं, वो इतना थोड़ा ना रिस्क लेगा। वो सिर्फ आपसे ओटीपी लेना चाहता है क्योंकि तो नंबर है, पासवर्ड उसके पास पहले से है। तो जब वो आपसे ओटीपी ले रहा है, वो उसका पहला अटेम्प्ट नहीं है। अच्छा, वो यूपीएससी का 3rd अटेम्प्ट है। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में वो आपका पासवर्ड ले चुका है। हाँ, अब समझना ये है कि यदि हम पहले अटेम्प्ट में उसको रोक लेते या सेकंड अटेम्प्ट में रोकते तो शायद ये 3rd अटेम्प्ट तक जाते ही ना, क्योंकि उसके पास आपका बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड वगैरह है, वो लॉगिन करके बैठा है। अब उसको ओटीपी चाहिए और उसके लिए पूरी कहानी गढ़ेगा, और वो मैं बताऊंगा कैसे लेगा ओटीपी। ओटीपी भी सीधे नहीं मांगता वो, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। बट उससे ज़्यादा जरूरी बात है क्या हम पहले 2 तरीके में कुछ कर सकते हैं। तो एक कारण होता है कि एक लिंक आप देखिएगा privacy.net/analyzer, तो उसमें एक पेज आएगा, उसमें स्टार्ट टेस्ट बटन क्लिक करेंगे तो वो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चुरा के सामने दिखा देगा। क्या होगी वो इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन होगी आपकी लोकेशन, आपका डिवाइस कौन सा, आईफोन है, एंड्रॉयड है, मैक सिस्टम है, विंडोज है, आपका ब्राउजर कौन सा है, वर्जन कौन सा, ब्राउजर का रेजोल्यूशन स्क्रीन का क्या है, बैटरी का स्टेटस क्या है, सिम कार्ड कौन सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखने लगेगी। आप कहोगे यार ये कैसे इसने उठा लिया, और यदि सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता पड़ गई तो भी मैं आपको हैक कर सकता हूँ, मैं इसको भी आपके अगेंस्ट यूज कर सकता हूँ। अच्छा, अब उसी वेबसाइट पे आगे जाना तो आगे दिखाई देगा ऑटोफिल टेस्ट, फिर ब्राउजर कैपेबिलिटी टेस्ट, फिर फिंगरप्रिंट एनालिसिस। ऑटोफिल क्या होता है? जब आप कोई फॉर्म भरते हैं अपने मोबाइल से, सेव कर देते हैं उसको या लैपटॉप से, तो बहुत सारे डिटेल देते हैं अपने, नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड वगैरह, पासवर्ड भी, ये सारे डिटेल आपके ब्राउजर में सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई दूसरी वेबसाइट पर कोई दूसरा फॉर्म भर रहे हैं, उस समय आप ए लिखते हैं तो नीचे अमित दुबे लिख के आ जाता है कि ये तो नहीं लिखना है आपको। हाँ जी, टी लिखें, नंबर, एड्रेस आ जाएगा, हाँ, मोबाइल नंबर 9 लिखो आ जाएगा, ये 2 नंबर है तो नहीं भरने आप। अब ये जो ब्राउजर में सेव्ड है इन्फॉर्मेशन विच इंक्लूड्स योर पासवर्ड एज वेल, एक क्लिक पर चुरा सकता है कोई